हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। तो आज एक नए टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे और आज के एक्सप्लेन सेक्शन में आज बात की जा रही है सीबीआई की। सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशंस को कैसे कंडक्ट करता है, कैसे कैसे केसेस वो लेता है और क्या उसके पास कोई चॉइस होती है कि वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करे या ना करे। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि सीबीआई एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, तो हम उसकी एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन या जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करें उसकी मिनिस्ट्री की, तो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है उसके अंदर ये बॉडी आती है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1965 में हुई है। और क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है? जी हाँ, ये ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर कोई ऐसा कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं हो सकता, इसको चलाया नहीं जा सकता। ये इंडिपेंडेंटली एक निष्पक्ष तरीके से अपनी जांच कर सकती है। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन आता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको क्या लगता है? ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको जो पावर्स मिले हैं ये इनडायरेक्टली मिले हैं। तो किस एक्ट के तहत इसको पावर्स मिले हैं? तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, वहाँ से इसको पावर्स मिली हैं। तो इसका कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनाया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इसका कोई जिक्र है। ठीक है, तो ये ना स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ऑफ कोर्स दिल्ली में है। आरटीआई के जो भी प्रोविजंस है उससे सीबीआई को एग्जेम्प्ट किया गया है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। और हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल हैं सीबीआई के, वो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल जी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक जानकारी थी इसकी जो हमें होनी चाहिए। चलिए, अब हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि आज इसकी बात क्यों की जा रही है। देखिए, एक घटना है बंगाल के बोगतुई विलेज में, जो कहाँ आता है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पर क्या हुआ कि 8 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, वो भी एक दूसरी घटना के बाद। जो कौन सी थी? तो तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत लीडर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके कुछ घंटों बाद ही 8 लोगों को जला दिया गया ज़िंदा। तो अभी इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर दिया था सीबीआई को कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है इस मामले में उसको सबमिट की जाए और सुओ मोटो एक्शन की बात की गई। तो सुओ मोटो एक्शन यानी तुरंत एक्शन में आया जाए। जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है। तो ये बात थी। कोर्ट ने गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी ये बोला था कि सीबीआई को जांच में पूरी तरीके से कोऑपरेशन मिलना चाहिए स्टेट की तरफ से भी। अब देखिए, सीबीआई केसेस को कैसे लेती है। सबसे पहले तो एनआईए की तरह सीबीआई सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती है स्टेट की जब बात करते हैं तो। चाहे किसी करप्शन का मामला हो जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टाफ इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई वायलेंट क्राइम की बात हो, दोनों ही केसेस में वो सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती है। दूसरी बात क्या है? अगर किसी करप्शन केस को वो लेने का फ़ैसला करते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ इन्वॉल्व है, तो इसमें 2 तरीके की कंसेंट लेनी उसके लिए ज़रूरी है। एक कौन सी है? जनरल कंसेंट। ठीक है, और जो मतलब जनरल कंसेंट कौन देगा? जो भी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उस मैटर में। और स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है? केस टू केस बेसिस पे, कि भाई ये एक पर्टिकुलर केस है तो हमें इसके लिए कंसेंट दी जाए। या तो एक स्टेट में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसके लिए जनरल कंसेंट दी जाए कि हम केस टू केस बेसिस पे फिर आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हम देखें या नहीं देखें। वे जनरल एक मान्यता है, हम इस स्टेट में कुछ भी हो रहा है तो देख सकते हैं। तो ये 2 तरीके की कंसेंट उसको मिलनी चाहिए। बाकी जो दूसरे और केसेस होते हैं जिनमें करप्शन है किसी स्टेट गवर्नमेंट में, या कोई क्राइम इंसिडेंट है, तो स्टेट को सीबीआई को रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेट कीजिए। और उसके लिए साथ ही सेंटर से भी एक अनुमति होनी चाहिए कि ठीक है, इस मामले में आप अपनी जो कार्रवाई है वो आगे करिए। अगर चलिए कोई स्टेट ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, सीबीआई से कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, तो हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई फिर अपनी आगे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। और या तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तब भी उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी आज़ादी है।
अब क्या सीबीआई किसी केस को डिक्लाइन भी कर सकता है कि नहीं, हम इस केस को नहीं देखेंगे? तो ऐसा हो सकता है। वो कब होगा कि अगर किसी स्टेट ने एक रिक्वेस्ट की है सीबीआई को, तो सेंटर का भी ओपिनियन लिया जाता है। सेंटर भी एजेंसी से पूछता है कि भई आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं इस केस को। तो अगर सीबीआई को ये लगता है कि उसकी टाइम एनर्जी इस केस में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वो मना भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया था कि व्यापम मामले में अब हम और कोई भी केसेस आगे नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि उतना हमारे पास स्टाफ नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, और हमारा टाइम भी इसमें काफ़ी जा रहा है। हम निरर्थक प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में, जबकि हमें कोई आउटपुट इस तरीके का नहीं मिल रहा है। सीबीआई हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, तो इसीलिए उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव केसेस को वो ले, है ना, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव हैं। और वो हर ऐसे केस को, जो भी स्टेट बोलती है कि भाई ये केस देख लो, हमारा ये केस देख लो, वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इतना कॉम्पिटेंट स्टाफ भी उसके पास होना चाहिए कि वो हर ऐसे केसेस को हर स्टेट में देख सके। तो एक टाइम पर वो कुछ ही केसेस को ले सकती है। और एक फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर के अनुसार जो गवर्नमेंट है, 9 में से 10 बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खुद एजेंसी का ओपिनियन लेती है कि भाई आपको ये केस एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और 10% केसेस में सेंटर डायरेक्टली ऑर्डर कर देती है कि आप ये इम्पॉर्टेंट केस है तो आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर एक घटना की जानकारी दी गई है कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पीटा गया था। तो अब उस मामले में उस स्टेट ने सीबीआई से दरख्वास्त की कि आप इस मामले को देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो सीबीआई को लगा कि ये ऐसा मामला है जहाँ पे सीबीआई के अलावा भी स्टेट लेवल पे ये चीज़ शायद निपटाई जा सकती है। सीबीआई का मतलब सिर्फ बड़े बड़े केसेस में है अपनी टाइम और एनर्जी लगाना। हाल में सीबीआई पर किस तरीके का वर्कलोड है वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट आती है, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, ये बताती है कि 2019 में 608 एफआईआर्स थी जो सीबीआई के पास रजिस्टर्ड थी, और 2020 में थोड़ी सी घटकर हो गई 589 एफआईआर्स। ठीक है। 2020 की बात करें तो 86 केसेस ऐसे हैं जो ब्राइब्स और करप्शन के मामलों से जुड़े हुए हैं, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स ब्राइब्स वगैरह मांगते हैं, और 30 केसेस ऐसे हैं जो डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स का जो पोजेशन होता है उसके रिलेटेड ऐसे केसेस हैं। हर साल अगर हम देखें तो 676 केसेस में से करीब 107 केसेस को लिया जाता है सीबीआई द्वारा, और वो भी क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इसलिए। और 39 ऐसे केसेस थे जो स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर लिए गए थे। देखिए, कल ही हम आईएएस की वैकेंसीज़ की बात कर रहे थे, अब देखिए सीबीआई में भी वैकेंसीज़ की कमी नहीं है। तो करीब 1300 वैकेंसीज़ अभी भी सीबीआई में हैं, तो वहाँ पर भी ऑफिशियल्स की काफ़ी कमी है। ये एक हमारे देश में प्रॉब्लम है ही, पता नहीं क्यों हम पोस्ट को भरने से इतना पीछे हटते हैं, जबकि जॉब्स की इतनी मारामारी है, तब भी ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑफिशियल्स की कमी है, तो इसीलिए भी उनको केसेस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब सीबीआई ने कितनी प्रोग्रेस की है इन केसेस को निपटाने में, तो यहाँ पर वो पूरी सारी जानकारी दी है। इन नटशेल में आपको बताऊँ तो देखिए कितने पेंडिंग केसेस रह गए थे। तो 637 ऐसे केसेस पेंडिंग रह गए थे एज़ ऑफ 31 दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं हम। तो तब तक इतने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग रह गए थे। करप्शन केसेस की बात करें तो इसमें भी जो कन्विक्शन रेट है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे है, जो कि है 67% 2020 में। और 2020 में ही 425 ऐसे केसेस आए थे करप्शन में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। और पूरे कितने किए गए इन्वेस्टिगेशंस, कितने केसेस की हुई, 429, जिसमें पिछले साल का जो पेंडिंग केसेस थे वो भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्लो रेट से ये इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, उसमें भी फिर स्टेट्स की भी खींचातानी चलती रहती है, हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं। ये तो हुई सिर्फ पहले चरण की बात है ना, इन्वेस्टिगेशन करना। फिर आप उसमें देखते हो कि कौन दोषी है, नहीं है, फिर उनके ट्रायल्स की बात आती है। तो इन 191 केसेस ट्रायल्स कंप्लीट किए गए थे, जिसमें 128 कन्विक्शन पे एंड हुए, यानी उनका एक प्रॉपर सफल रिज़ल्ट निकला। ठीक है, उनको अच्छे से सॉल्व किया गया।
लेकिन देखिए फिर भी इसमें और चिंता की बात क्या थी कि जो 655 लोगों को सीबीआई ने ट्रायल करवाया था कि भाई ये दोषी हो सकते हैं, उसमें से सिर्फ 260 फाइनली कन्विक्ट किए गए, उनको दोषी करार किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, करीब 60% जो अक्यूज़ थे वो तो या तो डिस्चार्ज हो गए या तो उनके खिलाफ़ और कुछ आगे कार्रवाई नहीं की गई। और 2000 ऐसे करप्शन केसेस हैं जो अभी 10 साल बाद भी पेंडिंग हैं। तो बहुत ही लचर हालत है, बुरी हालत है। अब हम अक्सर ये स्टेट कंसेंट की बात सुनते हैं ना, जैसे वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, महाराष्ट्र ने भी सीबीआई को बहुत से केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया है ना, सीबीआई ऑफिशियल्स को आने ही नहीं दिया जाता स्टेट में। तो ये क्या बात है, मतलब ये क्या एक इशू है, ये देख लेते हैं। 2015 से करीब 9 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। यानी सीबीआई को अगर उस स्टेट में कुछ भी ऐसी बात होती है तो सीबीआई एकदम डायरेक्टली नहीं आ सकता, उसको केस टू केस बेसिस पे वो परमिशन चाहिए होगी कि हम ये केस देखें या नहीं देखें। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, तो महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिज़ोरम और मेघालय। ये ऐसे 9 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी जनरल कंसेंट वापस ले ली है। और वही सालों पुराना जो कहा जाता है, सीबीआई को दोष दिया जाता है कि सीबीआई क्या है, पपेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पपेट एजेंसी बन के रह गई है। तो वो एक बायस्ड डिसीजन लेती है, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन करती है। जनरल कंसेंट को विड्रॉ करना यानी क्या हुआ कि सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से कि हम आए या नहीं आए, वही जैसे मैंने पहले कहा। पिछले साल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चिंता जताई है कि सीबीआई ने अगर रिक्वेस्ट की भी है किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की, तो 150 रिक्वेस्ट में से सिर्फ उसके 78% केसेस में ही उसको ऐसी अनुमति मिली है स्टेट्स की तरफ से। तो ये भी एक चिंता की बात है कि सीबीआई जैसी एजेंसी अगर अच्छे से इजीली किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पा रही, तो फिर आप आगे न्याय की कैसे आशा रख सकती हैं। चलिए, ये तो स्टेट्स की बात हुई है ना कि स्टेट्स ने उनको परमिशन नहीं दी, लेकिन बहुत सारे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीबीआई को आगे बढ़ने से रोक देती है। जैसे यहाँ पर 177 केसेस थे जिसमें 455 पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व थे। तो ऐसे केसेस को देखने के लिए सेंटर ने ही सीबीआई को मना कर दिया। देखिए, सीबीआई वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें सीबीआई के इंटरवेंशन की, हम जानते हैं वेस्ट बंगाल हमेशा रिलक्टेंट रहता है सीबीआई को आने देने में। वेस्ट बंगाल ने 2018 में अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, लेकिन फिर भी जून 2014 से लेकर अब तक करीब 303 केसेस रजिस्टर हुए हैं सीबीआई की कोलकाता ब्रांच में। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए हैं और वो एक्सटेंड हो गए हैं वेस्ट बंगाल तक। कुछ ऐसे प्रोमिनेंट और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, जो शारदा स्कैम था, रोज़ वैली पॉन्जी जो स्कीम थी उसके खिलाफ भी एक केस बना था। फिर नारदा स्टिंग ऑपरेशन है, इलीगल माइनिंग है, और सीबीआई इसके अलावा ममता बनर्जी के जो नेफ्यू हैं टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों पर भी सीबीआई के पास 50 से ज़्यादा एफआईआर्स रजिस्टर हुई हैं, जो कि किससे कनेक्टेड हैं, पोस्ट असेंबली इलेक्शन वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। जो इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल में, उसके बाद का जो हाल था वो बहुत बुरा था। तो उसके संदर्भ में भी ऐसे केसेस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट थी हमारी डिस्कशन। ऐसी ही डिस्कशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।